प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 7 लेसन नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये बॉटनी से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी में जूलॉजी का पार्ट नंबर 41 पढ़ा है। आज हम बायोलॉजी में बॉटनी का लेसन नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो हमारा मेन टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं वाष्प प्लस उत्सर्जन बराबर वाष्पोत्सर्जन। वाष्प प्लस उत्सर्जन बराबर वाष्पोत्सर्जन। तो ये वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों द्वारा संपन्न होता है। वायवीय भागों के अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं पत्तियां हैं, तना है, फल है इत्यादि आते हैं। पौधे के जो भूमिगत भाग है उसमें जड़ यानी मूल आती हैं। जड़ों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। मेरे हाथ में पत्तियां हैं, ये पौधे का वायवीय भाग है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया वायवीय भागों द्वारा संपन्न होती है। एक बार पुनः वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के वायवीय भागों द्वारा, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण पोटोमीटर कहलाता है। ये कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण पोटोमीटर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार प्रमुख रूप से वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और नंबर 3 वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। प्रमुख रूप से वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और नंबर 3 वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रंध्रों के द्वारा संपन्न होने वाला
रंध्रों के द्वारा संपन्न होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्र पत्ती की जो बाह्य त्वचा है इसका प्रमुख लक्षण होता है। पत्ती की बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण रंध्रों का पाया जाना है। ये बाह्य त्वचा सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रकार का ही होता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। इनमें सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा होता है, जो कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% होता है। दूसरा प्रकार उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा क्यूटिकल, ये क्यूटिकल वैसे जल के अपारगम में होती है, लेकिन यहाँ हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ हद तक क्यूटिकल के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो उपत्वचा यानी क्यूटिकल के द्वारा संपन्न होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% होता है। तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% होता है। वाष्पोत्सर्जन का तीसरा प्रकार वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र लेंटिकल वातरंध्रों के द्वारा संपन्न होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% संपन्न होता है। यानी वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% संपन्न होता है। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जो 3 प्रकार हैं, इनमें सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा संपन्न होता है 50 से 97%। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस विधि के द्वारा संपन्न होता है। तो आपका राइट आंसर होगा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन है वह किस विधि द्वारा संपन्न होता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा। देखिए, एक पत्ती है, पत्ती की बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये बाह्य त्वचा है, इस पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये जो स्टोमेटा हैं पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा पर पाए जा सकते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर पाए जा सकते हैं, या दोनों सतहों पर पाए जा सकते हैं। इस आधार पर पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अधोरंध्री पत्ती,
अधोरंध्री पत्ती। अधो है नीचे, ये पत्ती है अधोरंध्री पत्ती। कौन सी पत्ती होती है? देखिए ये पत्ती है। पत्ती की ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये निचली बाह्य त्वचा है। जब रंध्र केवल पत्ती की निचली बाह्य त्वचा तक ही सीमित रहते हैं तो इस प्रकार की पत्ती अधोरंध्री पत्ती कहलाती है। रंध्र कहाँ होंगे? निचली बाह्य त्वचा पर। इस पत्ती का इस प्रकार का जो टाइप है वह है एप्पल टाइप कहलाता है, सेब प्रकार। यानी कि जब रंध्र पत्ती की केवल निचली बाह्य त्वचा तक ही सीमित होते हैं तो इस प्रकार का जो पत्ती का प्रकार है वह क्या कहलाएगा? सेब प्रकार, एप्पल टाइप। इसके एग्जाम्पल जैसे सेब, इसके अलावा संतरा आदि। सेब, संतरा आदि। सेब और संतरा है, इसकी जो पत्ती है इसकी केवल निचली बाह्य त्वचा तक ही रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 2, उभयरंध्री पत्ती। जब रंध्र पत्ती की दोनों बाह्य त्वचाओं पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार की पत्ती उभयरंध्री पत्ती कहलाती है। देखिए ये पत्ती है, ये ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा पर भी रंध्र उपस्थित हो और निचली बाह्य त्वचा पर भी रंध्र उपस्थित हो तो इस प्रकार की जो पत्ती है वह उभयरंध्री पत्ती कहलाती है। पत्ती का जो एक प्रकार है वह जई प्रकार, ओए टाइप कहलाता है। जब रंध्र पत्ती की दोनों बाह्य त्वचाओं पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्ती उभयरंध्री पत्ती कहलाती है और पत्ती का ये प्रकार जई प्रकार कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मक्का, जई और अन्य प्रकार की जो घासें हैं उनमें पत्ती उभयरंध्री प्रकार की होती है। देखिए हम रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें मैं नंबर 1 पर बताया अधोरंध्री पत्ती, नंबर 2 पे बताया उभयरंध्री पत्ती और नंबर 3 है अधिरंध्री पत्ती। अधिरंध्री पत्ती, अधि यानी ऊपर, अधि यानी ऊपर। देखिए मेरे पास एक पत्ती है जो मैं संपर्क करवा रहा हूँ इस पेन से। ये वाला जो सतह है वो ऊपरी बाह्य त्वचा है, अधि यानी ऊपर। जब रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा तक ही सीमित होते हैं तो इस प्रकार की पत्ती अधिरंध्री पत्ती कहलाती है। रंध्र कहाँ होंगे? पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा तक ही सीमित होते हैं तो इस प्रकार की पत्ती अधिरंध्री पत्ती कहलाती है। और पत्ती का ये प्रकार कुमुदिनी प्रकार कहलाता है। अधिरंध्री पत्ती के उदाहरण हैं उनमें जैसे वाटर लिली यानी जल लिली, वह अन्य प्लावी पौधे, जल में तैरने वाले पौधे हैं। तो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के 3 प्रकार हमने पढ़े। इसे आगे पढ़ते हैं। रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा।
सबसे पहले रंध्र, पत्ती की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अधिकांश पौधों में प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। अधिकांश पौधों में प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार किडनी शेप्ड गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति जो रंध्रीय छिद्र की तरफ होती है वह मोटी होती है और बाहर की ओर वाली भित्ति पतली होती है। प्रत्येक द्वार कोशिका में एक केंद्रक तथा अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के द्वारा रंध्र खुलता है वह बंद होता है। ये रंध्रीय उपकरण का डायग्राम है। इसमें ये द्वार कोशिकाएं, एक द्वार कोशिका और दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, दो द्वार कोशिकाएं ये वृक्काकार होती हैं। प्रत्येक द्वार कोशिका में एक एक तो होता है केंद्रक और अनेक होते हैं हरित लवक। ये रंध्रीय छिद्र है, ये वाला भाग, ये बीच वाला रंध्रीय छिद्र, ये द्वार कोशिका। ये रंध्रीय छिद्र की तरफ वाली जो द्वार कोशिका की जो भित्ति है ये होती है मोटी और बाहर वाली है ना ये भित्ति द्वार कोशिका ये होती है पतली। द्वार कोशिकाओं के बाहर अन्य प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं। तो ये जो डायग्राम है वो खुला रंध्र का डायग्राम है। अब रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायता करने वाली कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं होती हैं। खुला रंध्र अब ये ऐसी स्थिति में बंद रंध्र होता है। तो ये खुला रंध्र और जो बंद रंध्र हैं वो डायग्राम है रंध्रीय उपकरण का। थैंक यू।